राधे राधे मित्रों, आपका बहुत स्नेह मुझे मिल रहा है। मुझे बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आप मेरे टॉपिक्स को बहुत पसंद कर रहे हैं। आज इसी को ही कंटिन्यू करते हुए मैं एक और टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, विच इज़ वेरी मच इक्विवेलेंट टू नाड़ी दोष, जो मेरी पीछे एक वीडियो गई है। ये टॉपिक जो है ये है भकूट दोष पे। अब भकूट दोष भी तभी आपको समझ में आएगा जब आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस भकूट दोष के बारे में क्लियरली से समझा पाऊं, ताकि आप कभी भी आगे कुंडली मिलान करने लगे, किसी भी वर वधू की कुंडली मिलान करने लगे, तो आप इस दोष को जरूर चेक करवाएं। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के एक नई टॉपिक पे, भकूट दोष। भकूट दोष क्या है और क्यों विवाह पूर्वक इसका कुंडली में मिलान कराना जरूरी है, ये दो टॉपिक है। सनातन धर्म में विवाह पूर्व कुंडली मिलान का तो विधान है। कुंडली मिलान करने से वर और वधू के वैवाहिक जीवन की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इससे क्या होता है भाई, गण, मैत्री, भाग्य, प्रकृति, स्वभाव, नाड़ी और भकूट दोष का पता चलता है। अब ज्योतिषों की माने तो कुंडली मिलान में समान नाड़ी मिलने पर शादी नहीं करनी चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले में कि नाड़ी दोष हो तो शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर उसमें कुछ एक्सेप्शंस आ गई हैं तो वो मैं ऑलरेडी पहले क्लियर कर चुका हूं। मैं इस वीडियो में नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उससे नाड़ी दोष की मेरी वीडियो को देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा अगर नाड़ी दोष हो जाता है और विवाह कर दिया जाता है तो नेचुरली है कि शादी उपरांत वैवाहिक जीवन में फिर परेशानियां आती हैं, और फिर अगेन हमें ऐसी परिस्थिति में सुयोग्य और प्रकांड पंडित से फिर सलाह लेकर ही जो है परिणय सूत्र में बनना चाहिए। ऐसा मेरी एक राय है। ठीक है, सो वर और वधू को एक दूसरे को पसंद करने के संदर्भ में नाड़ी दोष का निवारण अनिवार्य है। अगर मान लीजिए कभी बहुत जरूरत पड़ भी गई तो फिर आपको एक प्रकांड पंडित से, अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अब भकूट दोष अगर लग जाए तो क्या होगा? भकूट दोष के बाद अगर शादी फिर भी कर दी जाती है तो वर वधू को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और वित्तीय परेशानी होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब क्या है भकूट दोष? ज्योतिषों की माने तो कुंडली मिलान के दौरान वर वधू की कुंडलियों में चंद्रमा जब भी 6-8, 9-5 और 12-2 भाव में स्थित होता है तो भकूट दोष लग जाता है। समझे? नहीं समझे? समझाता हूं। आसान शब्दों में कहें तो अगर वर की राशि मेष है, मान लीजिए व्यक्ति की राशि मेष है और वधू की राशि कन्या है, तो हमारे जो ज्योतिष का चक्र होता है, मेष उसमें पहले नंबर की राशि गिनी जाती है। ठीक है, और कन्या राशि छठे नंबर की राशि है, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या छठे नंबर की राशि है। अब मैं अगर मेष राशि से कन्या राशि तक उसको काउंट करूं तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यानी मेष से छठे नंबर पे कन्या आती है। और यही अगर मैं कन्या से मेष पे जाऊं तो यानी उसके आगे चलूं तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष 8वें नंबर पे आती है। यानी अगर मैंने मेष से कन्या पे गया तो 6 और कन्या से मेष पे गया तो 8, तो ये 6-8 का भकूट दोष लग गया। इस तरह से 9-5 का भी लगता है और 12-2 का भी लगता है। ठीक है, अब आप इसको अपने एंड से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 9-5 का कैसे लगेगा और 12-2 का कैसे लगेगा। मैंने आपको 6-8 का एक एग्जाम्पल देके समझा दिया है। अब भकूट का कुल प्राप्तांक 7 है, यानी 36 जो अंक
हमें अष्टकूट में मिलते हैं टोटल, जब हम गुणों का मिलान करते हैं तो उसमें 7 अंक भकूट के लिए रखे गए हैं। अगर यहां भकूट दोष बन जाता है तो समझ लीजिए 7 सीधा 0 बन जाता है। तो आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है भकूट दोष। अगर ये लग गया तो 36 में से 7 गुण तो वैसे ही माइनस हो गए। अब समझिए 6-8 को क्यों बुरा माना है। हमने बोला ना कि भकूट दोष 6-8 लगेगा तो खराब है, 9-5 लगेगा तो खराब है, 12-2 लगेगा क्यों खराब है। भाई 6-8 क्यों दोष लगता है और इसमें क्या होगा। 6-8 दोष का जब भी दोष लगता है तो विवाह पर उपरांत शारीरिक कष्ट की समस्या होती है। क्यों शारीरिक कष्ट की ही समस्या क्यों होती है। 6 कुंडली का छठा भाग रोग ऋण रिपु यानी रोगों को दिखाता है। 8वां भाव कष्टों को दिखाता है, मृत्युतुल्य कष्ट, शारीरिक कष्टों को दिखाता है। तो जब ये 6-8 दोनों ही जुड़ गए तो शारीरिक कष्ट की संभावना तो बढ़ेगी ना। इसी वजह से भकूट दोष 6-8 में शारीरिक कष्ट की समस्या ज्यादा होती है। अगर कुंडली मिलान में 9-5 का भकूट दोष लगता है तो संतान प्राप्ति में देरी होती है और साथ ही रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती हैं। अब 9-5 में संतान प्राप्ति में देरी क्यों, यहां पे शारीरिक कष्ट क्यों नहीं। तो कुंडली का 9th भाव हमें क्या दिखाता है, भाग्य, और 5वां भाव क्या दिखाता है, संतान। तो यहां ये दोनों चीजें इंपैक्ट कर गई। संतान का भाव इंपैक्ट कर गया तो इसीलिए यहां संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है। आया समझ में, कनेक्शन समझ में आ रहा है। अब तीसरे की बात करते हैं। वर और वधू के कुंडली मिलान में अगर 12-2 का भकूट दोष लगता है तो वित्तीय समस्या होती है। क्यों होती है वित्तीय समस्या भाई। आसान शब्दों में कहें तो कारोबार में नुकसान होता है और साथ ही वियोग का खतरा भी रहता है। क्यों भाई 12 नंबर यानी 12वां भाव कुंडली का क्या दिखाता है, लॉस ऑफ एवरीथिंग, शरीर का लॉस, मन का लॉस, आत्मा का लॉस, बिजनेस का लॉस। तो जब कुंडली का 12वां भाव ये दिखा रहा है इसका मतलब मेरा कारोबार में मुझे लॉस होगा और वियोग होने का खतरा भी, यानी साथ ही वियोग होने का खतरा भी रह सकता है। ठीक है। और दूसरा भाव क्या दिखाता है, दूसरा भाव दिखाता है मेरे रिसोर्सेस, मेरे पास पोजीशन, किस चीज की, धन की, ऑर्नामेंट्स की, जो मेरे रिसोर्सेज हैं। तो यहां मेरा दूसरा भाव इंपैक्ट हो गया और वहां मेरा खर्चे का और लॉस का भाव एक्टिव हो गया। तो मेरे पास वित्तीय समस्या तो बनेगी, ऑब्वियसली है। तो इसीलिए वर वधू की कुंडली में अगर 12-2 का भकूट दोष लग जाता है तो वित्तीय समस्या बनती है। समझ में आ गया। तो इसीलिए आप अब जब भी किसी भी वर वधू का, भावी वर वधू का कुंडली मिलान करते हैं तो कृपया देखिए कि यहां पर कोई भकूट दोष तो नहीं लग रहा 6-8, 9-5 और 12-2 का। हालांकि कई परिस्थितियों में भकूट दोष का परिहार भी हो जाता है, लेकिन ये आपको फिर जन्मपत्री अपनी जो है किसी अच्छे पंडित से दिखाकर जांच करवानी चाहिए। अब मान लीजिए कि शादी हो गई, नहीं देखा गया, भकूट दोष लगा हुआ है, तो क्या करना चाहिए भाई। भकूट दोष का पूर्ण परिहार तो नहीं होता, लेकिन उपाय के लिए उपाय करने से थोड़ा बहुत इसमें फर्क पड़ जाता है। तो अगर दोष लगता है तो विवाह पूर्ण भकूट दोष अनिवार्य है, करना चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए कि भाई पंडित जी से संपर्क करना चाहिए, कोई अच्छे पंडित जी हो, और भकूट दोष के निवारण में महामृत्युंजय का जाप जो है वो कराया जाता है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। भकूट दोष के लिए आप महामृत्युंजय का जाप करने की आदत डालिए। और विवाह उपरांत वधू को चाहिए कि गुरुवार का व्रत अवश्य करें। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान के पश्चात जल में हल्दी मिलाकर केले के पौधे में अर्घ दें। यह बहुत बढ़िया उपाय है। रोजाना सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन उपायों को करने से भकूट दोष का प्रभाव कम होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि
आप इस चीज को सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि इस नॉलेज को अपने पास हमेशा के लिए रखें, ताकि कभी भी आगे आपको भावी वर वधू की कुंडलियों का अगर मिलान करना हो तो आपको ये ध्यान रहे कि भकूड़ दोष भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कुंडली मिलान के लिए। इसका आप ध्यान रखें, और ताकि जो वर वधू शादी उपरांत उनको कष्टों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आज तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज तक के लिए बस इतना ही। आगे जल्दी मिलते हैं। राधे राधे।